लेकिन आज सबसे पहले हम आपको उस एफआईआर के बारे में बताएंगे जिसमें लिखा है कि जिन उपद्रवियों ने नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा की, उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी छेड़छाड़ और अश्लीलता की थी। इस एफआईआर की कॉपी आज मैं अपने साथ लाया हूं और यह एफआईआर नागपुर के गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। इसमें क्या लिखा है आपको पढ़कर बताऊंगा। इसमें लिखा है कि इन उपद्रवियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की, उनके लिए भद्दे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके साथ अश्लील हरकतें की। दूसरा, एक महिला कांस्टेबल के साथ इन दंगाइयों ने पहले छेड़छाड़ की और बाद में उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की और इस महिला पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म तक उतारने की कोशिश की। सोचिए, अगर वहां सही वक्त पर भारी पुलिस बल न पहुंचता तो ये दंगाई इस महिला कांस्टेबल के साथ और बाकी की महिला पुलिसकर्मियों के साथ क्या क्या कर सकते थे। और इन दंगाइयों की हिम्मत देखिए कितनी बढ़ चुकी है, इनकी मंशा देखिए कि क्या मंशा लेकर ये वहां पर पहुंचे थे। इसी एफआईआर में यह भी लिखा है कि इन दंगाइयों ने महिला दस्ते की दूसरी कांस्टेबल्स को अश्लील इशारे किए, उनके साथ छेड़छाड़ की, उन्हें बार बार जबरदस्ती गलत तरीके से छुआ और उन पर अश्लील टिप्पणियां की। और यह सारी घटना ऐसी जगह पर हुई जहां आगजनी और तोड़फोड़ हो रही थी, हिंसा हो रही थी और सड़कों पर काफी अंधेरा था। आज हमारा सवाल यह है कि अगर यह पूरा मामला वाकई में सिर्फ औरंगजेब की कब्र का था तो इन लोगों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ इस प्रकार की अश्लीलता क्यों की? इनके अंदर यह हिम्मत कहां से आई? और सोचिए, ये सारे लोग इन महिला पुलिसकर्मियों के साथ क्या करने आए थे। मैं आपको अब इस एफआईआर में लिखी कुछ बातें शब्दशः पढ़कर बताना चाहता हूं। और यहां से स्पष्ट करना यह भी जरूरी है कि यह एफआईआर असल में मराठी भाषा में लिखी गई है, जिसका हमने आपकी सुविधा के लिए हिंदी अनुवाद किया है। तो वैसे तो यह मराठी में है, लेकिन हिंदी का अनुवाद मैं आपको कुछ अंश का पढ़कर सुनाता हूं। इसमें क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिएगा। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की और उसे गलत तरीके से छूते हुए उसकी वर्दी उतारने की कोशिश की। इससे यह महिला कांस्टेबल डर गई और उन्हें अपमान महसूस हुआ। इन लोगों ने दूसरी महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी छेड़छाड़ की और उनका यौन उत्पीड़न किया। कुछ महिला पुलिसकर्मियों को देखकर उन्हें गलत इशारे और भद्दे कमेंट्स किए। यह लिखा हुआ है। फिर लिखा है, वो एक दूसरे को दंगा करने के लिए उकसाने वाले नारे लगाने लगे और कहा कि अब पुलिस दिखाई दे रही है, हम इन्हें और किसी भी हिंदू को हमें क्यों छोड़ना चाहिए, ये पूरा खेल हिंदुओं ने ही खेला है। इसके बाद लिखा है, हिंसक भीड़ में शामिल लोगों ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को यह कहते हुए रोकने की कोशिश की कि तुम हिंदू समाज के पुलिस वाले हो और तुम जानबूझकर हमारे धर्म की चादर जलाना चाहते हो। यानी पहली बात जो इससे पहले शायद कभी नहीं हुई थी या कभी हुई भी होगी तो इस प्रकार नहीं कि दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया, उनके साथ अश्लीलता की। और दूसरा, पुलिस फोर्स को ही हिंदुओं की पुलिस करार दे दिया। इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर कोई नेता, कोई व्यक्ति या कोई संगठन इन दंगाइयों के साथ अपनी हमदर्दी जताता है, इनका बचाव करता है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। आज जो लोग इस एफआईआर को गलत बता रहे हैं, उन लोगों को हम वर्ष 2012 की भी एक और घटना की याद दिलाना चाहते हैं जो मुंबई में हुई थी। उस समय देश में यूपीए की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। उस वक्त मुंबई के आजाद मैदान में असम के एक मुद्दे को लेकर एक रैली हो रही थी, जिसमें हिंसा भड़कने के बाद एक विशेष धर्म के लोगों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ इसी प्रकार से छेड़छाड़ की थी और उन्हें भद्दे और अश्लील इशारे किए थे। महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने खुद यह माना था कि उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की है और आज भी नागपुर की हिंसा में यही हुआ है। लेकिन कुछ लोग इस एफआईआर को भी मनगढ़ंत और झूठ बता रहे हैं। आज यहां आपको हमारे देश की महिलाओं के दर्द को भी समझना होगा।
हमारे देश का यह इतिहास रहा है कि दंगे चाहे विभाजन के कारण हुए हों, धार्मिक टकराव के कारण हुए हों, जाति के संघर्ष के कारण हुए हों, हर बार दंगा चाहे कोई भी हो, किसी भी मुद्दे पर हुआ हो, महिलाओं को ही कमजोर समझकर हर दंगे में निशाना बनाया गया है। याद कीजिए, वर्ष 1947 के विभाजन से लेकर 1984 के सिख दंगे, वर्ष 2002 के गुजरात दंगे और फिर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में हर बार महिला को ही निशाना बनाया गया और उनके साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है। कई बार दंगाइयों ने महिलाओं का रेप करने के बाद उन्हें जान से भी मार डाला है। हर बार हर दंगे में महिलाओं को निशाना जरूर बनाया जाता है। असल में हमारे समाज में यह धारणा है कि किसी भी धर्म, समाज या किसी परिवार की महिला के साथ दुर्व्यवहार करना उनसे बदला लेने का सबसे सही तरीका है। और यही कारण है कि जब इस तरह के टकराव होते हैं तो सबसे पहले महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जाती है। जब महिलाओं का अपमान किया जाता है किसी भी दंगे में, किसी भी युद्ध में, किसी भी संघर्ष में, वो किसी परिवार की महिला होती है, किसी समाज की महिला होती है, किसी खास धर्म की महिला होती है, जब उसे निशाना बनाया जाता है, जब उस महिला का अपमान किया जाता है तो दूसरा पक्ष इसे अपनी जीत मानता है। महिलाओं के अपमान में हमारे समाज का एक हिस्सा अपनी जीत देखता है, अपनी जीत का प्रतीक उसे इसमें दिखाई देता है। तो सोचिए, महिलाओं को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे से बदला लेने के लिए, एक दूसरे पर हावी होने के लिए और अपनी जीत दुनिया को बताने के लिए। एक और कड़वा सच ये है कि हम महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं, लेकिन जब ये महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकलती हैं अपने घर से, तो मौका देखकर इनका अक्सर रास्ता रोका जाता है, इनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, गलत तरीके से छूने की कोशिश की जाती है, रेप भी कई बार कर दिया जाता है। और ये पुरुष, चाहे वो महिला पुलिस में हो, चाहे वो महिला किसी स्कूल में पढ़ाती हो, चाहे वो महिला किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हो, जब भी वो महिला बाहर जाती है, हर महिला आज इस बात से अपने पुराने अनुभवों को याद कर सकती है कि अक्सर उनके साथ यही किया जाता है। और नागपुर में भी जिन महिलाओं के साथ ये छेड़छाड़ हुई, वो महिलाएं कौन थी? ये महिलाएं पुलिस फोर्स में नौकरी करती हैं, अपना काम करने के लिए वहां पर आई थी, अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए ये महिलाएं यहां पर आई थी और दंगाइयों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। एफआईआर में हिंसा और छेड़छाड़ के आरोप में कुल मिलाकर 51 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 18 आरोपियों की उम्र 25 साल से नीचे है और इनमें 4 आरोपी नाबालिग हैं जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच है, जबकि इन्हीं में से एक आरोपी की उम्र 61 वर्ष है। अब सोचिए, हर वर्ग और हर उम्र का व्यक्ति इसमें शामिल था। 61 साल के बुजुर्ग भी हैं और नाबालिग बच्चे भी हैं। अब सोचिए, इन लोगों पर दंगों के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ करने के ये आरोप अब लग रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला पुलिसों के साथ अभद्रता की कोशिश, एफआईआर में वो सब चीज़ें भी आई हैं। किस तरीके से आप इसे इन्वेस्टिगेट करें, क्या पूरा मामला? इसमें सभी चीज़ें, क्योंकि जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो उसके आधार पे हम लोग कर रहे हैं। जिसने भी ये शरारत की है, जिसने भी ये इल्लीगल घटना की है, उसके वो खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो वेरीफाई करेंगे, हम क्या क्या हुआ है वेरीफाई करेंगे। अभी तक मुझे जानकारी नहीं, मैं अभी आया हूँ, रात में थोड़ा सा जल्दी चला गया था मैं, क्योंकि 2 दिन से यहीं पे था तो जल्दी चला गया था। अभी मैं जानकारी लूंगा और उसमें कुछ है तो वो भी देखेंगे हम क्या हो। आज दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है, होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। अभी पता चला है कि कुछ महिला पुलिसकर्मियों पर भी उन्होंने पथराव किया है, उनको भी चोट लगी है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं, और ये कुछ जिस तरीके से माहौल बनाने का काम कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उनको कड़ा से कड़ा जो है शासन करने का काम कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, कहाँ है उन्होंने?
कि सभी लोग शांति से रहे, शांतिपूर्ण व्यवहार जो है सभी को रखना यहाँ पर ज़रूरी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक भी व्यक्ति जो है जिसके अंदर इन्वॉल्व है वो सबके ऊपर जो है कार्रवाई सरकार के माध्यम से होगी। ये काम तो पुलिस का है देखे, लेकिन पुलिस को वर्दी का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें वर्दी लोगों की सुरक्षा के लिए दी है, लोगों को मारने के लिए नहीं दी है। महिला पुलिस कर्मियों के साथ बच्चों लोग के कपड़े, कानूनन इन लोगों के साथ देखिए, कानून इनको छोड़ेगा नहीं, सख्त से सख्त सजा मिलती है। वही मैं बोल रही हूँ कि अगर महिला पुलिस कर्मियों को प्रोटेक्शन नहीं तो बाकी को महिलाओं को कहाँ मिलेगी। हमारे महिला मंत्री है हिंदू महाराष्ट्र की रक्षा खंड से, उनकी बेटी के साथ कंप्लेंट वही आई थी, तो फिर हम लोग क्या अपेक्षा करते हैं इन सरकार से। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पुलिस हिंदुओं की होती है और ये मुसलमानों की नहीं होती? नागपुर के इन दंगों में पहली बार ऐसा हुआ जब हिंसा करने वाले लोगों ने पूरी पुलिस फोर्स को ही हिंदुओं की फोर्स बता दिया। इसी एफआईआर में लिखा है कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों की भीड़ पुलिस को लेकर क्या क्या बातें कह रही थी, क्या नारे लगा रही थी। सबसे पहले हिंसक भीड़ ने कहा कि अब पुलिस दिखाई दे रही है, हमें इस पुलिस को और किसी भी हिंदू को क्यों छोड़ना चाहिए, यह पूरा खेल इन्होंने ही खेला है। पुलिस को हिंदुओं की पुलिस बताकर भीड़ को उत्तेजित किया गया और फिर हिंसा को और भड़काने की कोशिश हुई। इसके बाद इन उपद्रवियों ने कुल्हाड़ी, तलवार, पत्थर और लाठियों से पुलिस पर हमला किया। अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह हिंदू समाज की पुलिस है और हिंदुओं की पुलिस ने जानबूझकर इस्लाम धर्म की चादर को लोगों से जलवाने का काम किया है। पुलिस वालों को हिंदू बताकर उन्हें गालियां दी गई, उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस पर भी पेट्रोल बम फेंके गए। अब सोचिए, क्या आज तक आपने सोचा था कि पुलिस भी एक विशेष धर्म की हो सकती है और एक दिन हमारे देश में पुलिस को भी एक खास धर्म की पुलिस बताकर उसके खिलाफ ही हिंसा की जाएगी? अब तक सांप्रदायिक दंगों में पुलिस दो पक्षों के बीच तनाव को समाप्त करके शांति बहाल करने का प्रयास करती थी, लेकिन इस घटना में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब पुलिस को हिंदुओं की पुलिस बताकर उसे भी निशाना बनाया गया, पुलिस पर भी हमला किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि ये पुलिस हिंदुओं की है। इस हिंसा में 31 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें वहां के डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। अब एक बार फिर से ये सारी बातें आप इस एफआईआर में जो लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़कर वो सब बता चुका हूं। हमारे देश में अब तक इलाके, गांव, खाना पीना, रंग, जानवर, पार्टियों और सरकारों को धर्म के आधार पर बांटा जाता था कि ये हिंदुओं की सरकार है, ये मुसलमानों की सरकार है, ये पक्षपात करते हैं। जानवरों को भी बांट दिया गया है धर्मों के हिसाब से। लेकिन अब पुलिस को भी धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और ये एक बहुत खतरनाक बात है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये सांप्रदायिक दंगे आम हिंदू और आम मुसलमानों ने किए थे? तो इसका जवाब ना में होगा। जिन हिंदुओं ने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ जुलूस निकाला वो नागपुर के आम हिंदू नहीं थे, बल्कि ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थे। ये वहां पर रहने वाले आम वहां के नागरिक नहीं थे। वहां पर रहने वाले दुकान चलाने वाले, कहीं रोजगार करने वाले, काम करने वाले वहां के दुकानदार नहीं थे। इसी प्रकार से जिन मुसलमानों ने सांप्रदायिक हिंसा की वो भी वहां रहने वाले आम नागरिक और आम मुसलमान नहीं थे, बल्कि वो भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग थे और इस पार्टी का नाम है माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके लोग थे। आपने शायद इस पार्टी का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है और इसका अध्यक्ष 38 वर्ष का फहीम खान है और इस एफआईआर के मुताबिक फहीम खान ने ही इन दंगों के लिए अपनी इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मुसलमानों को भड़काया था। और हमारे पास इसका एक वीडियो भी है जिसमें इस हिंसा से पहले फहीम खान ने अपनी पार्टी के समर्थकों को भड़काने की कोशिश की और कहा कि अब सिर्फ पुलिस के आश्वासन से काम नहीं चलेगा और अब मुसलमानों को अपने लिए
आवाज खुद ही उठानी होगी। फहीम खान क्या कह रहा है ये भी देखिए। कर रहे थे, ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने वही बात की है कि आप कल बुलाओगे, उसको एक नोटिस देंगे और 2 घंटे के बाद में उसको सलाम दुआ कर देंगे, फिर उसकी डेयरिंग बढ़ जाएंगी और फिर यही काम करेगा। और दूसरा, अगर हमारे खुद के ही अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन है वो हजरत औरंगजेब के खिलाफ जो ये सारी चीजें बोल रहे, आज वो कहाँ है? जिन मुद्दों के ऊपर उनको बोलना चाहिए तब उनके फोन नहीं आते। आज वो हजरत औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने खुद कहा, और मस्जिद के अंदर में जब वो गेट तोड़ के घुसा गया उस पर भी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन भाजपा के जितने मुद्दे निकलते हैं उसके लिए समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो हमें ऐसे अल्पसंख्यक आयोग के मुसलमानों के रहनुमा की जरूरत नहीं, हमें कौम को लीडर की जरूरत है, डीलर की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। आप जो है आप एकदम फेयरली जो है इसकी जो है रिपोर्टिंग कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। हमें किसी के त्योहार, किसी के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे सेंटीमेंट पे, दरगाहों पे, हमारे ईमान पर, कलमे पे, कुरान पे, इस पर अगर हमला करेंगे, आपने हमारे। तो फहीम खान ने राजनीति की दुकान खोल ली है और उसकी पूरी कोशिश है कि वो अपनी इस दुकान को ज्यादा से ज्यादा चमकाए और अपने आप को मुसलमानों का नेता बनाए। ये उसके लिए एक सुनहरे मौके की तरह था और इसीलिए पुलिस ने 38 वर्ष के फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। और हमें लगता है कि शायद इसका मकसद भी यही था कि ये गिरफ्तार होकर पहले मशहूर हो जाए और फिर बाद में एक बड़ा नेता बन जाए। इन दंगों से पहले फहीम खान को कोई नहीं जानता था और पिछले साल जब फहीम खान ने नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब आप जानते हैं उसे कितने वोट मिले थे? तब उसे सिर्फ 1073 वोट मिले थे। तो पहली बात तो यह कि ये जो सज्जन हैं अपने आप को मुसलमानों का नेता बताते हैं, मुसलमानों का बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी लोकसभा का, तो आप जानते हैं 1000 वोट मिले इनको, 1000 वोट सिर्फ। और ये कितने लोकप्रिय हैं ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा। और तब इनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन अब इन दंगों के बाद ये व्यक्ति मशहूर हो गया है और शायद अगले चुनाव में इसे बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट भी मिल जाएगा और इसके वोट 1073 से बढ़कर शायद 1,73,000 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा इत्तेफाक ये भी है कि इस व्यक्ति को चुनावों में 1000 वोट मिले थे और इन दंगों में भी लगभग 1000 लोगों की ही भीड़ ने पुलिस पर हमला किया था और आगजनी की थी। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे। तो आपने देखा, ये लोग एक पूरी कौम के नेता बनना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये उस कौम के बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो 1000 वोट भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब तक नागपुर को भारत के सबसे शांत शहरों में से एक माना जाता था।
वर्ष 1992 में जब बाबरी विध्वंस के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तब भी इन दंगों की आंच नागपुर तक नहीं पहुंच पाई थी। नागपुर जिले में आरएसएस का मुख्यालय भी है और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसी नागपुर से आते हैं और नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से वो विधायक भी हैं। नागपुर जिले में 75% आबादी हिंदुओं की है और 8.5% आबादी मुसलमानों की है, जबकि नागपुर शहर में जहां पर ये दंगे हुए हैं वहां 70% आबादी हिंदुओं की है और 12% आबादी मुसलमानों की है। आप एक बात साफ है, जहां कहीं भी इस तरह का दंगा होगा, भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के ही सारे पर सब कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो कभी कोई ये भी इतिहास के पन्ना पलटेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक किस तरीके से किया गया था। सुनने में आ रहा है कि पैर के अंगूठे से उनका तिलक हुआ था। औरंगजेब एक आतताई आक्रामक हमलावर था, जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। ऐसा रामायण काल और महाभारत काल में भी वर्णित है। अगर विदेशी आक्रांता के कब्र पर जो है वो फिर सिर्फ उटव्वल होती रहेगी और उसकी क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कल्चर जिंदा रहेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं। और औरंगजेब का जहां तक सवाल है, वो हैवानियत का खलनायक है, इंसानियत का नायक नहीं है। जो लोग उसे इंसानियत का नायक बना करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि औरंगजेब तो सैकड़ों साल पहले जो है वो दफन हो गया, लेकिन उसकी आत्मा जो है उनके अंदर घुसी हुई है और वो उसी की भाषा बोल रहे हैं। अगर मुगलों की जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं वो मिटाना चाहते हो तो लाल किला तोड़ो, फिर ताजमहल तोड़ो, जितने पुल उन्होंने बनवाए तोड़ो, जितनी सड़कें उन्होंने बनवाई तोड़ो। अरे भाई, ये 144 करोड़ लोगों की संपत्ति है 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी के बाद। ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, किसी सरकार की संपत्ति नहीं, किसी के बाप की संपत्ति नहीं, ये हमारी संपत्ति। आप तोड़ने पे लगे हुए हैं सब कुछ, तो तोड़ो। फिर अंग्रेजों की भी निशानियां तोड़ो। अंग्रेजों, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना है भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी के नाम पे, चलो तोड़ो उसको। तो सारा कुछ हिंदुस्तान में विध्वंस करने पे अगर लग गए हो तो सब कुछ तोड़ डालो। उनके पास देश को महंगाई, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही, उसका सामना करने को तो कोई रास्ता है नहीं, तो ऐसे ही मुर्दे उखाड़ते हैं। कभी औरंगजेब, कभी ये उसकी बात करते हैं। अब कल मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पुरानी बातें की बात मत करो, कुछ बात करो जो तुमने वायदे किए थे चुनाव में। और हिंसा के लिए वही जगह क्यों चुनी गई जो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी थी? कंप्लीट फेल्योर।